नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में आज एक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आए हैं। ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों चर्चा में है सार्क, पाकिस्तान ने सार्क को लेकर क्या खेल रचा, कब, क्यों, कैसे बना दक्षेस, क्यों निष्क्रिय पड़ा है सार्क और सार्क के लिए क्यों अहम है भारत। जी हां, आज का विषय है सार्क। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में बोले तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। कहीं कहीं ये शॉर्ट में, हिंदी में शॉर्ट में आपको दक्षेस लिखा हुआ भी मिल जाएगा। बहरहाल आज हम इस वीडियो में सार्क से जुड़े एक एक पहलू की चर्चा करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। तो अब बिना समय गवाए काम की बात करते हैं। सबसे पहले एक ताजा घटनाक्रम लेते हैं जिसकी वजह से सार्क अचानक सुर्खियों में आ गया है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके इतिहास, भूगोल, सार्क क्यों बना, कब बना, कैसे बना, भारत की इसमें क्या भूमिका है और सार्क की निष्क्रियता का भी हम विश्लेषण करेंगे। न्यूयॉर्क में 25 सितंबर की सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द करनी पड़ी क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि बैठक में तालिबानी प्रतिनिधि को भी एंट्री मिले। दरअसल हुआ ये कि 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक पहले से तय थी, लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही ये दबाव बनाने लगा कि इसमें तालिबान द्वारा संचालित इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रतिनिधि आमिर मुत्तकी को इसमें शामिल किया जाए। यहां तक कि अशरफ गनी की जो पहले की सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी अफगानिस्तान की, उसके प्रतिनिधि को इसमें शामिल न करने के लिए वो लिखित गारंटी की भी मांग करने लगा। एक महीने से ऊपर हो गए, लेकिन दुनिया तो छोड़ दें, अफगानिस्तान के आसपास के सभी देशों ने भी वहां की नई सरकार को अभी तक मान्यता नहीं दी है। इतना ही नहीं, उस कथित सरकार में शामिल तालिबानी गुटों के बीच भी आपस में टकराव की खबरें लगातार आ रही हैं। सत्ता पर काबिज कई प्रमुख लोग संयुक्त राष्ट्र या दूसरे देशों की आतंकी लिस्ट में हैं। यहां तक कि रूस और चीन ने भी अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है, फिर भी पाकिस्तान अड़ा रहा। पाकिस्तान तालिबान का शुरू से ही साथ दे रहा है, ये बात साफ हो चुकी है। लेकिन जब इस बार उसने अफगानिस्तान की कथित सरकार के प्रतिनिधि को सार्क की बैठक में, सार्क की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक में शामिल कराने की कोशिश की, तो उसकी इस मांग को सदस्य देशों ने विचार करने लायक भी नहीं माना। अब चूंकि सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते हैं सार्क में, तो इस पर कोई सहमति नहीं बन सकी और फिर आखिर में विदेश मंत्रियों की इस बैठक को रद्द करना पड़ा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन चल रहा है और इसी अवसर पर अलग से सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की ये बैठक होने वाली थी, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी एक छत के नीचे बैठने वाले थे। हालांकि दोनों के बीच अलग से मुलाकात, अलग से बैठक की कोई कार्यक्रम, कोई रूपरेखा नहीं तय हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम से एक बार फिर पाकिस्तान की मंशा दुनिया के सामने आ गई है, जिसे छुपाने की वो नाकाम कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान के अड़ियल रुख का असर सार्क के सामान्य कामकाज पर भी पड़ता रहा है। 2016 में इसकी 19वीं शिखर बैठक इस्लामाबाद में होने वाली थी, मगर उरी में इंडियन आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले के चलते 8 में से 6 देशों ने बहिष्कार कर दिया और उसे रद्द करना पड़ा। तब से सार्क का कोई शिखर सम्मेलन यानी राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन नहीं हुआ है। खैर, ये तो थी ताजी घटना। अब जानते हैं कि सार्क का उद्देश्य क्या था,
इसका चार्टर क्या कहता है, इसकी संरचना क्या है, सार्क का गठन कैसे हुआ और सार्क में भारत की भूमिका क्या है, कितना नाकाम हुआ, कितना सफल हुआ सार्क। बहरहाल सबसे पहले लेकिन हम जानेंगे कि सार्क के गठन का इतिहास क्या है। दक्षिण एशिया के देशों का संगठन बनाने का प्रयास 1947 में नई दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन से ही शुरू हो गया था। इसके बाद 1950 में फिलीपींस के बागुई और 1954 में श्रीलंका के कोलंबो में हुए ऐसे ही सम्मेलनों में इस पर फिर विचार विमर्श हुआ। विश्व के अनेक क्षेत्रीय सहयोग संगठनों, विशेष रूप से आसियान की सफलता ने इस दिशा में गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। 1977 में बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जियाउर रहमान अंसारी ने दक्षिण एशिया के देशों को व्यापारिक संगठन बनाने के लिए सुझाव दिए। इसी विचार के साथ 1981 में कोलंबो में 7 देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें आर्थिक सहयोग समेत 5 विषय चुने गए। 1983 में नई दिल्ली में 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने सम्मेलन में सार्क के घोषणा पत्र यानी चार्टर के मसौदे को स्वीकार कर लिया। 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुए पहले शिखर सम्मेलन के साथ ही सार्क का औपचारिक गठन हो गया। 7 देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने मिलकर क्षेत्रीय सहयोग की शुरुआत की। अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है और सार्क स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ में एक पर्यवेक्षक है। सार्क देशों की अंतिम यानी पिछली बैठक साल 2014 में नेपाल में आयोजित की गई थी। वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक भी हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ईरान, जापान, मॉरिशस वगैरह शामिल हैं। सार्क देशों में लगभग 170 करोड़ लोग रहते हैं, अर्थात ये विश्व की लगभग 21% आबादी को साझा करता है। सार्क के घोषणा पत्र या चार्टर कहें उसे, तो उसमें 10 अनुच्छेद हैं और इन्हें हम बताएंगे आपको एक एक करके। लेकिन जो पहला अनुच्छेद है उसमें जो उद्देश्य दर्ज हैं, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण एशिया में सहयोग से जनता के जीवन स्तर में सुधार, इस क्षेत्र में सामूहिक आत्मनिर्भरता का प्रयास, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग और विकास, पारस्परिक विश्वास एवं समन्वय से समस्याओं का समाधान, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग और एकजुटता दिखाना। इस तरह अनुच्छेद 1 में उद्देश्यों का विवरण है, अनुच्छेद 2 में मुख्य सिद्धांतों का वर्णन है, 3 में शिखर सम्मेलनों का प्रावधान है, 4 में विदेश मंत्रियों की परिषद का प्रावधान है जिसकी साल में 2 बैठक आवश्यक है, 5 में एक स्थायी समिति का प्रावधान है जिसमें विदेश सचिव शामिल होते हैं, वर्ष में इसकी भी एक बैठक अनिवार्य है। अनुच्छेद 6 में नवीन विषयों पर समन्वय के लिए तकनीकी समितियों का प्रावधान है, 7 में कार्यकारी समिति का प्रावधान है, 8 में दक्षेश सचिवालय का प्रावधान है जो कि काठमांडू में है और अनुच्छेद 9 और 10 में वित्तीय संस्थानों और अंशदानों का प्रावधान है। दक्षिण एशिया का ये क्षेत्र यूं तो प्राकृतिक संसाधनों, उपजाऊ जमीन और प्रतिभा से भरा पड़ा है, लेकिन ये क्षेत्र असंगठित है। सार्क देशों के आपसी व्यापार उनके कुल व्यापार का महज 5% ही है। अक्सर यहाँ के देश अशिक्षा, कुपोषण, गरीबी, आबादी इन सब की वजह से विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। साल 2006 में सार्क देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए साफ्टा SAFTA यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया या
हिंदी में कहें तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता भी हुआ, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। यह न तो यूरोपीय संघ या आसियान की भांति एक आर्थिक शक्ति ही बन पाया और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कोई राजनीतिक पहचान बना पाया। यह क्षेत्र आज भी कई अनसुलझे सीमा और समुद्री मुद्दों का सामना कर रहा है, जिससे आतंकवाद, शरणार्थी संकट, तस्करी, मादक पदार्थों के व्यापार वगैरह की समस्या उत्पन्न हुई हैं। 36 वर्ष पुराने संगठन में दुर्भाग्य से आज भी निष्क्रियता दिखाई पड़ रही है, जबकि इसके समकालीन अधिकांश वैश्विक संगठन विकास की दौड़ में बने हुए हैं। इतिहास में अगर झांकें तो सार्क के देश कभी न कभी किसी न किसी रूप में भारतीय भूभाग के ही हिस्सा रहे हैं। मौर्य काल में अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ था भारत। इस तरह से देखा जाए तो भारत एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इन देशों के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र, एक सेंटर, एक धुरी के तौर पर है। आज 8 सार्क देशों में से 4 के साथ यानी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। देखा जाए तो विभाजन से पहले तक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही प्रशासन, एक ही अर्थव्यवस्था के अंग थे, लेकिन बाद में ये अलग अलग हो गए। आगे चलकर भारत से प्रतिस्पर्धा और कटुता के फेर में पाकिस्तान ने कई मौकों पर अड़ियल रवैये दिखाए। इसी वजह से शिखर वार्ताएं रुकी पड़ी हैं, विदेश मंत्रियों की बैठकें टलती जा रही हैं और सार्क अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। स्वयं भारत पाकिस्तान के बीच का सामान्य व्यापार भी इससे प्रभावित हुआ है। भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है। पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी तो हो ही रही है, उसकी खुद की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई है। ऐसे में बहुपक्षीय मंच के अभाव में सार्क के अन्य जरूरतमंद देशों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके कुछ देश चीन के निवेश और कर्ज से अपना काम चलाने को मजबूर हैं। भारत की नीति समूचे क्षेत्र में शांति, सद्भाव और विकास की रही है। वो अपनी क्षमता के मुताबिक इनकी सहायता भी अक्सर करता रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के तहत ये था सार्क का पूरा ब्यौरा। हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये काम आज ही कर लें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और तब हमारे साथ होगा एक और महत्वपूर्ण विषय आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। नमस्कार।